चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये आपको आंसर पता होगा, ऑपरेशन टिक्का। कौन सा ऑपरेशन चलाएगा? ऑपरेशन ऑपरेशन टिक्का चलाएगा। इसके आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको पता होगा कश्मीर के पहलगांव, ये पहलगांव कहाँ पे है तो आपको पता होगा किस जगह पर है, जम्मू कश्मीर में है। और पहलगांव को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है। भारत का छोटा स्विट्जरलैंड कहलाता है पहलगांव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब बात करेंगे इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब इस ऑपरेशन के बाद भारत सरकार द्वारा कौन कौन से आपके मुद्दे आपको उठाए गए वो आपको देखना है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ में कौन सा जल समझौता निलंबित कर दिया हुआ है? तो आपको याद रखना है कौन सा? सिंधु नदी जल समझौता निलंबित कर दिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता की मध्यस्थता किसने करवाई थी? तो आपको याद रखना है विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता कब हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना है कब? 19 सितंबर 1960 को ये समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में, जिसमें कहा गया था कि जो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, 3 नदियों का पानी 80% पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% भारत उपयोग करेगा, इसमें कहा गया था, ठीक है। और 3 नदियों का उपयोग 80% भारत पानी उपयोग करेगा और 20% पाकिस्तान उपयोग करेगा पानी। ये आपका समझौता इसमें हुआ था, सिंधु नदी जल समझौते में, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा सिंधु नदी में कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो आपको याद रखना है जो पश्चिम से आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, तो आपको याद रखना है सिंधु नदी कौन कौन सहायक नदियां हैं। तो नंबर पर प्रमुख नदी कौन सी होगी? सिंधु नदी होगी। उसकी सेकंड नंबर पर सहायक नदी कौन सी होगी? झेलम होगी। और तीसरे नंबर पर सहायक नदी कौन सी होगी? चेनाब होगी। ये 3 नदियां हैं जिसका 80% पानी कौन सा उपयोग कर रहा है? पाकिस्तान उपयोग कर रहा है, ये आपको याद रखना है। 80% जो पानी का उपयोग पाकिस्तान कर रहा है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। बाकी जो 3 नदियां बसती हैं उनका 80% पानी का उपयोग भारत करेगा, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसमें और कौन कौन के मध्य समझौता हुआ उनके बारे में देखेंगे। अब बात करेंगे ये समझौता किनके मध्य हुआ था, तो आपको याद रखना है जब 19 सितंबर 1960 के समय में भारत के प्रधानमंत्री आपको पता होगा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान के मध्य में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? सिंधु नदी जल समझौता। और इनकी मध्यस्थता किसने करवाई थी? तो आपको याद रखना है WAB एलिफ ने करवाई थी। किसने करवाई थी? WAB एलिफ ने करवाई थी इनके मध्य समझौता। बाकी समझौता हो नहीं रहा था, ठीक ना। तो ये आपके इनके प्रयासों से क्या हुआ था? ये समझौता आपका संपन्न हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 3 नदियों का विभाजन किया जाए, उसमें से 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% भारत करेगा, ऐसा आपका इसमें कहा गया था, ठीक है ना। तो ये आपके व्यक्ति हैं जो आपका ये मध्यस्थता करवाए थे, आपको पॉइंट याद रखना है। अब ये जो पहलगांव चर्चित रहा वो आपको देखना है, उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन से बनते हैं। और जब ये पाकिस्तान के द्वारा ये आपका हमला हुआ, ठीक ना, भारत में पहलगांव में, तो अब ये भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो आपको याद रखना है भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं। तो नंबर 1 पर आपका पहला कदम है जो भारत सरकार के द्वारा उठाया गया है, पंजाब के अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। यह आपको पहला पॉइंट याद रखना है, पंजाब के अटारी चेक को बंद कर दिया गया, जहां पे प्रदर्शन होता है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। जब ये आपको देखा होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मध्य में क्या होता है? आपका प्रदर्शन होता है, तो वो आपका अटारी बाग बंद कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, याद रखना। अब वहां पे ये आपको जो होती थी प्रतियोगिता वो नहीं होगी, बंद कर दी गई, ठीक है। दूसरा है आपका पाकिस्तान के लिए सार्क छूट वीजा योजना को भी बंद कर दिया है, ठीक है। इसको भी निलंबित कर दिया है कि आपको जो सार्क छूट वीजा योजना है उसको भी आपको निलंबित कर दिया है कि अब ये समझौता नहीं होगा। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और जो तीसरा इसमें आपका इसमें इनके मध्य आपका जो निलंबित हुआ वो आपका पाकिस्तान की उच्चायोग की संख्या 1 मई 2025 तक
मौजूदा 55 से घटा करके 30 कर दी गई। अब उच्चायोग जो आपका दिल्ली में स्थित आपका उच्चायोग है पाकिस्तान का, वो आपको याद रखना है, पहले संख्या थी 55, अब घटाकर कर दी गई 30। ये आपको याद रखना है कि पाकिस्तान के जितने भी उच्चायोग होंगे जो दिल्ली में स्थित है, उनको क्या कर दिया गया है, उनकी संख्या घटा दी गई है। और बड़े बड़े उच्चायोगों को क्या कर दिया गया, पाकिस्तान को भेज दिया गया कि अब आप 48 घंटे के अंदर अंतर आपका पाकिस्तान के जितने भी उच्चायोग हैं उनको हटा दिया जाए। 48 घंटे का टाइम दिया गया है, ठीक ना। इसके अलावा और क्या इसमें, और क्या इसमें आप समझौता हुआ इनके मध्य में, कौन सा आपका निलंबित किया गया है? दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोगों को तैनाती रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश है। जितने भी रक्षा और सैन्य सलाहकार हैं पाकिस्तान के भारत में, उनको 1 सप्ताह का टाइम दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर आप क्या करें, भारत खाली करें। ये आपका 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप पाकिस्तान जाएं। भारत में आप नहीं रह सकते, 1 सप्ताह का टाइम दिया है, ठीक ना। और इसके अलावा इसी तरह भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाया गया है। तो भारत भी अपने भी रक्षा जितने भी उच्चायोग हैं वो पाकिस्तान से क्या कर रहा है, बुला रहा है, क्योंकि जब यहां से भेज भी रहा है तो वहां से बुलाना भी पड़ेगा, तो ठीक ना। तो उसी प्रकार जो पाकिस्तान में जो सलाहकार है भारत के इस्लामाबाद में, वो आपको क्या कर जाएगा, बुलाया जा रहा है भारत वापस, ताकि अब भारत और पाकिस्तान के मध्य में कोई भी आपका जितने भी आपका समझौते हुए थे वो आपको सब निलंबित कर दिए जाएंगे। अब कोई भी मतलब नहीं रहेगा। अब जो होगा, अब पाकिस्तान अगर आक्रमण करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। जितना भी आपका उच्चायोग है, जितने भी आपका मध्य कुछ समझौते हुए थे, उनको भी पाकिस्तान जितने भारत के मध्य समझौते हुए थे उनको तोड़ दिया है भारत ने, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देना है कि कौन कौन से। नंबर 1 पर पहला सिंधु नदी जल समझौता, ठीक ना। दूसरा आपका सार्क छूट बीजा परियोजना को भी निलंबित कर दिया है। तीसरा आपका पाकिस्तान उच्चायोग की संख्या घटा करके, पहले 55 थी, अब घटा करके कितनी कर दी गई है, 30। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा दिल्ली में स्थित है जो पाकिस्तान उच्चायोग, जितने भी सलाहकार रक्षा आयोग की सलाहकार पाकिस्तान के स्थित है, यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, अब दिल्ली में रह रहे हैं उच्चायोग, वहां पे क्या कर दिएगा, उनको हटा करके क्या कर दिएगा कि 1 सप्ताह के अंतर्गत आप पाकिस्तान जा सकते हैं, ठीक ना। ये आपका आदेश दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये आपको याद रखना है। और इसी तरह भारत ने भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाने का निर्णय लिया है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक ना। इतनी चीजें आपको याद रखना है। ये आपका ये जो आपकी चीजें हैं भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। अटारी बाग बंद कर दिया गया है, सार्क छूट बीजा योजना को बंद कर दिया गया है, ठीक ना। पाकिस्तान उच्चायोगों की संख्या घटा करके 55 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 30 कर दी गई है, ठीक है ना। पाकिस्तान में उच्चायोगों को कितनी सप्ताह का टाइम दिया गया है, 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है कि आप 1 सप्ताह के अंतर्गत भारत छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी तरह भारत ने भी इस्लामाबाद में जो उच्चायोग थे भारत के, वो भी उनको वापस बुलाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। तो ये प्रमुख हैं जो भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए, फैसले लिए गए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे क्योंकि बहुत ज्यादा नृशंस हत्या हुई थी वहां पे पहलगांव में, ठीक ना। जाति धर्म पूछ करके उनको गोली मारी गई थी, ठीक है ना। पहले आपका धर्म पूछा जा रहा था कि कौन से धर्म को, अगर धर्म हिंदू धर्म है तो गोली मार देते थे, ठीक है। और इसके अलावा बस यही पूछ रहे थे। और एक महिला थी, उनके हस्बैंड को तुरंत गोली मार देती है, तो महिला क्या है भेज रही थी कि हमको भी मार दो, अगर हमारे हस्बैंड को मार दिया तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे। तो पाकिस्तान का एक आतंकवादी कह रहा था कि बता देना जाकर के मोदी को, ठीक ना, इसलिए तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं। उस महिला से कहा था, फिर उन्होंने बताया भी था उस महिला ने कि ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है, आतंकवादी। तो बहुत ज्यादा वहां पे बुरी घटना हुई, ठीक ना। तो इसलिए आपके ये भारत सरकार के द्वारा कदम उठाए गए, ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से आतंकी संगठन है, अगर पूछेगा वर्ल्ड में कितने आतंकी संगठन है, तो 10 संगठन है। इनमें से प्रमुख आपका है लश्कर-ए-तैयबा, ठीक ना। और इसके अलावा आतंकवादी प्रमुख है मोहम्मद सईद। अभी उन्होंने एक जवाब भाषण दिया है, अगर सिंधु नदी जल समझौता अगर पानी रोक दिया गया तो हम आप भारत की जितने भी आपके हैं भारत की सांस रोक देंगे। मोहम्मद सईद ने कहा था, आतंकवादी, आपका आतंकवादी टेररिस्ट है, इन्होंने ऐसा आपका भाषण दिया है।
ठीक ना। तो ये आपका था सिंध नदी जल समझौते के बारे में जो अभी निलंबित हुआ है आपका भारत सरकार के द्वारा जो आपको फैसले लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। कौन कौन से आपको याद रखना है, तो ये हमने आपको बता दिए, ठीक है। अटारी बाग जो आपको पता होगा, एक ही दरवाजा था अटारी बाग जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में क्या होता था, प्रतियोगिता होती थी वहां पे, उसको भी बंद कर दिया गया। अब कोई भी मध्य में कोई भी समझौता, कोई भी कुछ नहीं होगा, ठीक ना। अब दैट क्या होगा, अभी पाकिस्तान बौखला भी गया है, ठीक ना, तुरंत मिसाइल का परीक्षण भी कर दिया है सुबह सुबह। आज ही अभी सुबह मिसाइल परीक्षण कर दिया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा भी मिसाइल परीक्षण अभी शुरुआत कर दी गई है, ठीक है। वहीं पर मध्यम रेंज की मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ताकि टारगेट को क्या अचीव कर सके अच्छी तरीके से। तो आप ढूंढ ढूंढ करके भारत सरकार के द्वारा सैनिकों के द्वारा मारा जाएंगे पाकिस्तान को, ठीक ना, टेररिस्ट को जितने भी हैं। ये आपको याद रखना है। इतने पॉइंट लिख लिया है ना सब लोगों ने, लिख लिया ना इतना। तो ये आपको चीजें याद रखना है कि पहलगांव कहाँ पे, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। बाकी हमने आपको बता दिया सिंध नदी जल समझौता कौन कौन सा आपका नदी का 80% आपको उपयोग करता है, भारत और पाकिस्तान, ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो, तो ये आपको लिख गया होगा सबका, लिख गया ना। चलो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। सबको पता होगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। और इसके अलावा इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मुख्य इंपोर्टेंट है, पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, करंट में आपका भी चलता है, आपका पॉलिटी भी है, ठीक ना। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता होगा। तो आपको जितने भी अप्रैल के दिवस होंगे उनको भी आपको याद रखना है, और पंचायती राज दिवस के बारे में भी याद रखना है कि पंचायती राज का जनक किसको कहा जाता है, पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद से लगाकर किस अनुच्छेद तक है, ये आपको याद रखना है। शहरी सुशासन के जनक कौन है, ठीक ना। पंचायती राज आपका ग्राम पंचायत के जनक कौन है, इनके बारे में आपको डिटेल से बात करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग पता होगा, कब मनाते हैं आपको पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 22 अप्रैल नहीं, सॉरी 24 अप्रैल, ठीक ना, 24 अप्रैल को मनाते हैं, आपको याद रखना है 24 अप्रैल, ठीक है। ये इसका आंसर होगा 24 अप्रैल, डी 24 अप्रैल को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है पंचायती राज दिवस, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं, आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो लिख लो तो ना। इसके अलावा जिसमें क्वेश्चन जितने भी बनते होंगे पंचायती राज के बारे में कि कौन कौन सी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं चलाएगी, कौन कौन सी आपका त्रिस्तरीय योजनाएं चलाएगी, कौन कौन से बलवंत राज मेथड में कौन कौन सी आपका स्तरीय परियोजनाएं चलाएगी, उनके बारे में याद रखना है। तो आपको पॉइंट पहले ये लिख लेना है 24 अप्रैल, इसका आंसर लिख लेना 24 अप्रैल, ठीक है। ये लिख गया ना सबका, लिख लो फटाक से। लिख गया ना 24 अप्रैल, इसका आंसर 24 अप्रैल, ठीक है। अब बात करेंगे पंचायती राज के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं, पंचायती राज का उल्लेख किस भाग में है, इनके बारे में बात करेंगे। इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद रखना है, घोषणा की गई, ठीक ना। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। यह आपको याद रखना है कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगर 24 अप्रैल को मनाया गया तो पूछेगा किस प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, तो आपको याद रखना मनमोहन सरकार के में याद रखना 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा की थी आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, आपको याद रखना। पहले नहीं मनाते थे, 24 अप्रैल को 2010 से मनाना चालू हुआ था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि किसके सरकार में, ठीक ना। तो उस समय प्रधानमंत्री थे आपका मनमोहन सिंह, उन्हीं के समय में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, तब से आज तक अब भी मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये 24 अप्रैल सन 2010 को, ये आपको याद रखना, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज। बाकी इससे पहले इसका गठन तो बहुत पहले हो गया था, ठीक है, दिवस मनाना चालू किया था आपका मनमोहन सिंह ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है पंचायती राज से संबंधित पूछेगा, ये पंचायती राज जो दिवस है आपका पंचायती राज जो आपका इसका
गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर आपसे पूछेगा कब, तो आपको याद रखना है 1992 में। तो बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी लोग 93 भी कर देते हैं। तो याद रखना है ये जो संशोधन हुआ था 73वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1992 में, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। और प्रभाव में कब आया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो पंचायती राज जो आपका संबंधित है ये किस संविधान संशोधन के तहत? तो 1992 के संविधान संशोधन के तहत। कब प्रभाव में आया? तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल सन 1993 को प्रभाव में आया। तो आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा कि आपका संचालित कब हुआ, कब प्रारंभ हुआ ये आपका पंचायती राज दिवस मनाना, कब से आपका ये प्रभाव में आया? तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1993 को, ठीक ना। अब ये आपका गठित किया गया था आपको 92 में और प्रभाव में आया था आपका 93 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत? तो 73वां संविधान संशोधन। ये आपको पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना, बहुत लोगों को पता भी होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको जो लोगों को नहीं पता उनको आप लोग एक बार देख लेना, रिविजन कर लेना, ठीक है। तो 92 आपको याद रखना है, ये अधिनियम बना तो 92 में, और इसके अलावा ये लागू हुआ था 1993 में, ठीक है। आपको पॉइंट याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसा है, वैधानिक है या आपका संवैधानिक है? तो आपको पता होगा संवैधानिक है। कैसा है? संवैधानिक। कोई भी अगर जिसका उल्लेख किसी आर्टिकल में दिया होगा वो आपका संवैधानिक होगा, ठीक ना। कोई भी आपका ये, तो ये आपका पूछागा कि कैसा, तो आपको याद रखना है कि आपका ये पंचायती राज व्यवस्था कैसा है, आपको तो याद रखना संवैधानिक दर्जा है, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि संवैधानिक दर्जा वैधानिक है या आपका संवैधानिक। तो आपको याद रखना संवैधानिक। किसी भी का भी अगर उल्लेख आर्टिकल में दिया हुआ है, किसी अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो आपको याद रखना वो संवैधानिक होता है, ठीक है ना। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसी संविधान संशोधन के तहत, ठीक ना, इसमें एक भाग में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपको पता होगा पंचायती राज विभाग का उल्लेख पूछेगा किस भाग में किया गया है, तो आपको ये भाग पता होना चाहिए। तो भाग 9 में किसमें किया गया है? भाग 9 में किया गया है, इसका उल्लेख आपको याद रखना है, ठीक है ना। पंचायती राज जो आपका है राज्य व्यवस्था है, पूछेगा किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, तो आपको याद रखना है भाग 9 में, ठीक है ना। इसका प्रभाव, इस पंचायती राज का प्रभाव आपको पता होगा डीपीएसपी में भी दिखता है, ठीक ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इनके प्रभाव दिखते हैं, उसी से उठा करके आपका ये अधिनियम लाए गए थे, ठीक ना। आपको याद रखना है। तो आप लोगों ने डीपीएसपी पढ़ा होगा, उसमें भी आपका पता चल गया होगा कि पता होगा कि इसमें भी आपका समाजवादी, उसके बाद में गांधीवादी के बारे में बताया गया था। तो गांधीवादी के विचार इन्हीं में रखे गए थे, ये आपको याद रखना है, इन्हीं में रखे गए थे पंचायती राज में, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो भाग 9 में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा पंचायती राज का उल्लेख किस भाग में? तो 9 में, ठीक है, आपको याद रखना है। और रोमन संख्या मिलेगी, आपको याद रखना है, 9 नहीं मिलेगा ऐसे आपको लिख करके, कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर रोमन संख्या नहीं पता है तो भूल जाओगे तुरंत, ठीक है। तो रोमन आपको याद रखना है, रोमन संख्या के बारे में। तो ये भाग 9 है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसको शामिल किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आपको याद रखना है 16 अनुच्छेद। इसमें पूछेगा कितने अनुच्छेद है टोटल, तो आपको याद रखना है 16 टोटल। आपको याद रखना है दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है। इसमें पूछेगा कि इसमें कितने हैं, तो आपको याद रखना है 16। तो कहां से लेकर के कहां तक, किस अनुच्छेद से लगाकर किस अनुच्छेद तक? तो 243 के ए से लेकर के 243 के ओ तक इसका उल्लेख है। अब इसमें आपसे पूछेगा 243 के ए में क्या है, 243 के बी में क्या है, 243 के में क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, पूछेगा पंचायती राज का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में, ठीक है। ये आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा इसमें, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 243 के ए से लगा करके 243 के ओ तक इसका उल्लेख मिलता है, आपको पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा किस अनुसूची में, तो याद रखना है ये आपका 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन पॉइंट आपको सबको पता होगा, देखता लोगों को। तो पूछेगा किस अनुसूची में इसका उल्लेख है, तो 11वीं अनुसूची में, यह आपको याद रखना है, 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, ठीक है। और उसमें टोटल विषय कितने, अगर आपसे पूछेगा
टोटल विषय कितने हैं इसमें? तो 29 विषय हैं टोटल। कितने हैं? 29 विषय हैं इसमें, आपको याद रखना है। टोटल विषय पूछेगा 29 है, आपको याद रखना। 29 विषय पूछेगा, इसमें विषय कितने हैं? तो 29 29 विषय हैं, आपको याद रखना है इसमें, ठीक है, पंचायती राज में। बाकी इसके अलावा आपका नगर पालिकाओं में भी इनके बारे में उल्लेख किया, इसमें 18 विषय हैं, इसमें 29 विषय है, ठीक है। अब इनके बारे में पूछा जाता है 29 विषय आपके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या इसमें है, ठीक है। तो इनके बारे में पूरा डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, बस आपको चाहिए ये पता होना चाहिए कि कितने इसमें विषय हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद से लगा करके किस अनुच्छेद तक है, ये आपको याद रखना है। और ये अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए 243 से लगा करके 243 के ओ तक। इनके मध्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 243 के के में क्या है, 243 के जे में क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, अच्छे लेवल क्वेश्चन बनाएगा, मान लो जैसे यूपीएसआई की परीक्षा देनी हो, तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जाकर उठा करके, तो 243 के से लेकर ए से लगा करके 243 को ओ तक उल्लेख मिलता है कि 243 के जे में क्या है, 243 के आई में क्या है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप लोग अनुच्छेद पॉलिटी पढ़ना, तो ये आपको अनुच्छेद याद रखना है। इसके अलावा ओ से लगा करके जेड तक का भी आपको उल्लेख मिलता है, उनके बारे में भी आपको लोग पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आपको इतने पॉइंट याद रखना है, ये मुख्य मुख्य पॉइंट है इसमें, बाकी आर्टिकल आपको पूरे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा पंचायती राज का जनक किसको कहते हैं? पंचायती राज की अवधारणा किसने रखी थी कि पंचायत होना चाहिए, मतलब गांव में जैसे केंद्र में सरकार होती है उसी प्रकार राज्य में भी सरकार होनी चाहिए, अपना निर्णय स्वयं ले सके जितनी भी आपके गांव की जनता है। तो इसीलिए आपका ये राष्ट्रीय पंचायती राज लाया गया था जमीनी स्तर में, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा मूवी में कि पहले जब सरकारें नहीं हुआ करती थी तो उस समय क्या हुआ करता था, जब भी कोई घटना होती थी गांव में तो 5 आपके सदस्य बैठते थे ना, 5 सदस्य वही निर्णय लिया करते थे। और वो भी वो कौन थे? आपके बुजुर्ग सदस्य हुआ करते थे, अनुभवी व्यक्ति, जो 5 व्यक्ति हुआ करते थे, जो 5 व्यक्ति वही हुआ करते थे जिनकी बात सब लोग मानते थे पूरे गांव के लोग। तो वही हुआ करते थे, 5 लोग बैठते थे पेड़ के नीचे, बाकी सब लोग नीचे बैठते थे, और वहीं से ये आपका आदेश देते थे कौन कौन सी जो भी घटना होती थी उन्हीं का निवारण करते थे आपके 5 व्यक्ति। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए इनका पंचायत मतलब आप लोग जानते हो कि 5 लोग, नाम से पता चला होगा पंचायत, है ना। 5 व्यक्ति हुआ करते थे, वही आपका निर्णय देते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया था पंचायत, ठीक है। अब आपको याद रखना है। अब पंचायती राज के बारे में और क्या ये लिख गया ना सबको। अब पंचायती राज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज के जनक किसको कहते हैं, तो बलवंत राय मेहता को, ये आपको याद रखना है। पूछेगा पंचायती राज का जब गठन किया जा रहा था तो उस समय भारत के वायसराय या गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे या वायसराय थे, बताओ, और कौन थे? कौन थे उस समय? वायसराय या बताओ, वायसराय थे या कोई गवर्नर? तो उस समय वायसराय थे, कौन थे बताना है। तो आपको पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 9 सॉरी 4 है 4, तो भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बातचीत की गई, तो आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछेगा ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में, पूछेगा किस अनुच्छेद में आपको कहा गया है, तो आपको याद रखना है 40 में, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा 40 अनुच्छेद के बारे में, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो भाग 4 के तहत अनुच्छेद 40 में याद रखना है पंचायती राज के गठन के बारे में कहा गया है, अनुच्छेद 40 में। बोलो को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आप लोग पढ़े लेना तो रिवीजन हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में पंचायती राज के जनक कौन है? पंचायती राज के जनक की अवधारणा आप पूछेगा, पंचायती राज के जनक इन्होंने पितामह कौन कहे जाते हैं, तो आपको याद रखना बलवंत राय मेहता, ये आपको याद रखना बलवंत राय मेहता, ठीक है। भारत में अगर आपसे पूछेगा शहरी पंचायती राज के जनक कौन है, तब आप क्या बताओगे? बलवंत राय मेहता को किसी ने सलाह दी थी कि पंचायत को जमीनी स्तर पर लाया जाए ताकि जो गांव के लोग हैं उनका भी विकास हो सके, इसलिए इनकी सहायता किसी वायसराय ने की थी। कौन थे वायसराय आपको बताना है।
बलवंत राय मेहता के समय में, जब बलवंत राय मेहता जब बना रहे थे, इनके पंचायती राज का गठन कर रहे थे, तो उस समय अंग्रेज कौन था? तो बताओ। इरविन। इरविन तो आया था 1928 में। गांधी इरविन आप लोगों पढ़ा होगा 1931 में। वो अब ये 1931 है क्या? बताओ। अच्छा, यहाँ पे जाना कहां पे है? तो बताओ कौन था उस समय? वायसराय। वायसराय बताओ 47 के बाद में खत्म हो गए थे, है ना? तो स्वतंत्र भारत के कोई होंगे उस समय वायसराय नहीं था, बाकी वायसराय की श्रेणी में था, वो हट गया था मुझे। तो कौन थे बताओ? लॉर्ड माउंटबेटन कहां होंगे? लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन दे रहे हैं, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नंबर 1 पर लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, और उसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन। इसके अलावा बस्ती नहीं बताओ। लॉर्ड रिपन थे, ठीक ना? लॉर्ड रिपन थे, ये आपको याद रखना है। इनको ही सलाह दी थी बलवंत राय मेहता को। लॉर्ड रिपन, कर्जन नहीं थे, लॉर्ड रिपन थे, आपको याद रखना है। तो भारत में पंचायती राज के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा, बलवंत राय मेहता। ये व्यक्ति हैं बलवंत राय मेहता ने, ये आपको याद रखना है। और इनको सलाह दी थी किसने? तो आपको याद रखना, लॉर्ड रिपन ने। तो शहरी सुशासन के जनक का नाम पूछेगा तो लॉर्ड रिपन, और भारत में पंचायती राज के जनक का नाम पूछेगा तो बलवंत राय मेहता। यह आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? शहरी सुशासन के जनक लॉर्ड रिपन, भारत में पंचायती राज का जनक पूछेगा बलवंत राय मेहता। तो भारत की क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे पूछेगा दूसरा पूछ लेगा तो शहरी सुशासन जनक कौन है, तो आपको लॉर्ड रिपन ही है, ठीक है? इसके बारे में याद रखना है। तो आपको पॉइंट याद रखना है आपके बलवंत राय मेहता के बारे में, ये चीजें आपको पॉइंट याद रखना है। तो शहरी सुशासन के जनक लॉर्ड रिपन और भारतीय पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब ये पहली बार किस शहर में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था? तो बहुत बार लोगों ने पढ़ा हुआ, ठीक है? ये राजस्थान के एक जो शहर था उसका नाम क्या था? नागौर, ठीक ना? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, आपको याद रखना है, राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी। ये आपको याद रखना। नागौर कहां का जिला है? तो आपको याद रखना राजस्थान का है। तो पहली बार ये आपको याद रखना, ये जो आपको पंचायती राज व्यवस्था कहां पे लागू की गई थी, क्वेश्चन पूछेगा तो राजस्थान के नागौर में। बहुत लोगों को पढ़ा भी होगा, ठीक ना? तो इनको पता भी होगा। तो नागौर आपको पता होगा राजस्थान में है। वहीं पर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है? करंट के साथ में स्टैटिक भी पता होना चाहिए। अगर हमें करंट पर आगे चले 24 अप्रैल क्या होता है, बस काम खत्म, 21 अप्रैल क्या होता है, काम खत्म, उससे कोई मतलब नहीं। जब तक इनके बारे में आपको पता ना हो, ठीक ना, तब तक पंचायती राज के बारे में आप पता नहीं चलेगा, ठीक ना? तो ये आप चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें। इसलिए हम आपको पूरा करवा देते हैं ताकि जो क्वेश्चन है, जो आप लोग पूरा कर सको, पूरा जान सको उसके बारे में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज की प्रमुख समितियां कौन कौन बनाई गई थी? तो याद रखना, एक ही समिति नहीं बनाई गई थी, कितनी समितियां बनाई गई थी? और उसमें कहा गया था, कोई व्यक्ति कह रहा था द्विस्तरीय पंचवर्षीय, द्विस्तरीय किसने कहा था, त्रिस्तरीय किसने कहा था, इसके अलावा चतुर्थ स्तरीय किसने कहा था? इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी हैं? तो पहली जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। तो पूछेगा डेट, बहुत लोगों को पता होता है कि कब, आप क्वेश्चन पूछेगा कब समिति लाई गई थी? तो 1957 में। ये आपको याद करना है, क्वेश्चन देखना जाकर के यूपीएससी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये समितियां कब लागू की गई थी, क्रम पूछता है इनका, ठीक है? तो 1957 में ये पहली बार यहाँ पर समिति लाई गई थी, जिसको बोलते हैं बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में। और इसमें कहा क्या गया था कि पंचायत त्रिस्तरीय परियोजना होनी चाहिए, आपको त्रिस्तरीय परियोजना होनी चाहिए, ठीक ना? तो उनके बारे में आपको बात करेंगे कौन कौन सी होती है। तो नंबर 1 पर है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। दूसरा अशोक मेहता समिति, इसके बाद में अशोक मेहता थे, उन्होंने एक अपनी समिति बनाई थी जिसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी स्तरीय परियोजना दी थी उन्होंने, तो इनके बारे में बात करेंगे। डेट कब दी थी? तो आपको याद रखना 1977 को, ठीक ना? तो ये आपको अशोक मेहता, इनके बाद में अशोक मेहता थे, ठीक है? पहले नंबर पर बलवंत राय मेहता, कब? 1957। अशोक मेहता कब आई थी इसकी समिति?
1977। इसके अलावा जेवी के राव समिति, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाली समिति का नाम पूछेगा, कौन सी है? तो जेवी राव समिति। इन्होंने कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसी समिति में कहा गया था, जेवी के राव समिति ने, कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्वेश्चन पूछता है कि किस समिति के द्वारा कहा गया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए? तो यही थे जेवी के राव समिति के द्वारा। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जेवी के राव समिति कब आई थी? तो आपको याद रखना है 1985 में। डेट क्रम से याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जेवी के राव समिति याद रखना है 1985। और इसके अलावा लास्ट में एक समिति बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है, इसके पहले, इनके पहले थी हनुमंत राव समिति 1983 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इनसे पहले ये समिति बन गई थी, पर इनका महत्व तो नहीं था उस समय, ठीक है। ये आपको योजनाएं जो दी थी इनको निरस्त कर दिया गया था, इनकी जो आपको योजनाएं थी वो आपका अच्छी नहीं थी। तो हनुमंत राज समिति का नाम पूछेगा तो आपको याद रखना, डेट पूछेगा 1983, ठीक है। ये डेट याद रखना है, ठीक है। डेट पूछी जाती है। अगर आप ऊपर वो पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप एग्जामिनर आप ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछता, डीपली आपको पूछता है मेन पॉइंट की समितियां कब लागू की गई थी, कौन कौन सी समिति थी पंचायती राज व्यवस्था में जो लागू की गई थी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट है, तो डेट याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है। अगर डेट याद है तो बढ़िया चाहिए, अगर नहीं याद है तो फिर भूल जाओ तुरंत, या कर नहीं पाओगे वहां पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन सी समिति बलवंत राय मेहता ने दी थी, तो आपका त्रिस्तरीय दी थी उन्होंने। चलो दिख रहा है ना, लिख गया होगा सबका? नहीं दिख रहा है क्या? बता देना, जहां पे नहीं दिख रहा है बता देना। तो ये आपको समितियां याद रखना है। पूछेगा बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता जी ने कौन सी समितियां दी थी, तो आपको याद रखना पंचायती राज संरचना की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने, और कौन कौन सी, तो याद रखना पहली नंबर पर उन्होंने कहा था ग्राम पंचायत। तो पहली जो समिति उन्होंने नाम दिया था ग्राम पंचायत, कि ग्राम पंचायत से क्या होगा कि जमीनी स्तर में जो भी परियोजनाएं होंगी जमीनी स्तर में जाएंगी, इसलिए उन्होंने पहली जो आपका योजना चली थी पंचवर्षीय योजना में, सॉरी बलवंत राय में त्रिस्तरीय योजना दी थी, तो उनमें से पहली जो स्तरीय योजना थी वो ग्राम पंचायत थी, कि ग्राम पंचायत का पहला क्या हो आपका ग्राम पंचायत आगे बढ़े। दूसरा आपका पंचायत समिति बनाई गई थी, दूसरा पंचायत समिति। तो नंबर 1 पर ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पर पंचायत समिति, और तीसरे नंबर पर जिला परिषद। ये आपका शामिल किया था किसने? बलवंत राय मेहता। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नंबर 1 पर ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पर पंचायत समिति, तीसरे नंबर पर जिला परिषद। ये आपका है क्रम। पहले नंबर पर बिल्कुल जमीन स्तर पर, गांव के स्तर पर आपको पंचायती राज व्यवस्था बनाई जाएगी। दूसरा आपका पंचायत समिति, जैसे जिला पंचायत बोलते हैं, ठीक है। पंचायत, ग्राम पंचायत में कितने आते हैं गांव? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं बताओ? ग्राम पंचायतों का अगर चुनाव होता है तो कितने आते हैं गांव, कितने आते हैं? क्या एक गांव में चुनाव नहीं होता है? होता है ना? क्या 3 गांव में नहीं होता है? किसी के गांव में 5-5 लग जाते हैं। तो याद रखना है, तो ग्राम पंचायत में आप याद रखना है 2-3 आपका गांव, आपके गांव हो सकते हैं। तो आपको याद रखना ग्राम पंचायत 3 गांव में भी हो सकता है, आपका 2 गांव में। अब इससे बड़ी जो आपको होती है पंचायत समिति, ठीक है, इसमें भी आपके काफी गांव शामिल हो जाते हैं। और इससे बड़ी होती है आपका जिला परिषद, इसमें आपके जितने भी गांव आएंगे, मान लो 20-25 गांव आ जाते हैं, उसमें आपका ये आती है। तो जमीनी स्तर से उन्होंने बात की थी, पहले ग्राम पंचायत के बारे में भला उन्होंने सोचा, फिर इसके बाद में पंचायत समिति के बारे में पूछा, बताया, फिर इसके बाद में जिला परिषद के बारे में आपका बात की थी, ठीक है। तो ये आपका क्रम है इनका, ठीक है। आपको पॉइंट याद रखना है, लिख गया होगा सबका। बस इतना इससे क्वेश्चन पूछेगा, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप लोग लिख लेना, ऊपर ऊपर नहीं बता रहा हूं, और हम नीचे क्वेश्चन जितने डिटेल से होते वो हम आपसे बात की है, ठीक है। लिख गया होगा सबको। अब क्वेश्चन पूछेंगे तो बताना पड़ेगा फिर। लिख गया ना सबका? तो ये हो गया ग्राम पंचायत के बारे में पूरा आपका, तो इनके बारे में। अब कुछ ऑपरेशन बात कर लेंगे। ऑपरेशन जो हुए थे हमने करवाया था अभी, तो वो लिख गया होगा सबका। कुछ ऑपरेशन है जो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए थे, वो थोड़ा ध्यान देना इनके बारे में भी।
जो प्रमुख रहे थे ऑपरेशन, उनके बारे में देख लेंगे कौन कौन से ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाए गए थे। तो ऑपरेशन थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, ये पॉइंट पॉइंट। तो ये जितने भी ऑपरेशन करवा रहे हैं 2025 तक ऑपरेशन है जितने में आपके करवा रहे हैं, तो ये पहले पुराने वाले हैं, इसके बाद में कुछ नए उनके बारे में भी आप बात करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पर जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन करुणा। क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन करुणा कहां पे चलाया गया था, ऑपरेशन करुणा कहां पे चलाया गया था। तो आपको याद रखना म्यांमार में, म्यांमार में चक्रवात आया था, तो भारत सरकार के द्वारा जितने भारतीय फंसे थे म्यांमार में उनको वापस लाने के लिए, सहायता देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। तो क्वेश्चन पूछेगा किस लिए ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि वहां पे एक चक्रवात आया था, तो उसी चक्रवात से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना, ऑपरेशन करुणा का नाम पूछेगा तो कहां पे चलाया गया था, म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में, आपको पॉइंट याद रखना है। दूसरा, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो ऑपरेशन दूसरा गंगा चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, यूक्रेन में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक ना। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये बहुत लोगों को पता भी होंगे, जिनको नहीं पता है वो आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना। दूसरा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये देवी शक्ति कब चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो पाकिस्तान में जो व्यक्ति फंसे, सॉरी अफगानिस्तान में जो व्यक्ति फंसे हुए थे, ठीक ना, उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक ना। जब आतंक आपका जितने भी आप आतंकवादी साइड में थे वो आपका आप अफगानिस्तान में कब्जा कर लिए थे, तो भारत की वासियों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा देवी शक्ति चलाया गया था ऑपरेशन। तो ये शुरुआत से लेकर के हम पूरे ऑपरेशन करवा दे रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन आए तो भूलो ना, ठीक ना। अभी ये पुराने वाले, अभी नए वाले हम फटाफट करवा देंगे ताकि आपको याद रखना है, अभी पुराने वाले हैं ताकि ये भी आपको चीज याद रखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम पूछेगा आप कहां पर चलाया गया था भारत के द्वारा, तो अफगानिस्तान में भारतीयों को फंसे, जो भारतीय फंसे थे उसमें अफगानिस्तान में, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तीसरा, ऑपरेशन दोस्त, ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन दोस्त तुर्की में और इसके अलावा सीरिया में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि तुर्की है, अब हर जगह पर भारतीय है, ठीक ना, ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पे भारतीय ना हो, हर एक देश में भारतीय आपको मिल जाएंगे, कोई भी अगर देश हो, ठीक ना। तो क्योंकि जनसंख्या इतनी है, भारतीय हर देश में आपको दिखाई देंगे जरूर, किसी भी देश में चले जाओ, छोटे से छोटे देश में चले जाओगे भारतीय आपको वहां पे जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आपको दिखेंगे, आपका तुर्की में भी थे और सीरिया में, जितने भी तुर्की और सीरिया में फंसे हुए थे व्यक्ति भारतीय, उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। और आपको पता होना चाहिए कि तुर्की के इसमें प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आपको बताना नाम, बताओ कौन है, तैयब, रिचर्ड तैयब, हाँ इनका ऐसा नाम है, छोटा सा, बड़ा काफी नाम है इनका, छोटा नहीं है। तो तुर्की, ये आपको याद रखना है, तुर्की और सीरिया में चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक ना, ये आपको याद कर लेना है। भूकंप आ गया था वहां पे, तो उनको आपका मदद देने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। दूसरा, आपका अगला ऑपरेशन कावेरी, ठीक ना, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, याद रखना है, किनके मध्य युद्ध हो रहा था जब चलाया गया था, तो याद रखना युद्धग्रस्त सूडान, सूडान में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए, वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे पता नहीं होता है, तो कावेरी चलाया गया था सूडान में, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, सूडान में भारतीय जो फंसे थे वहां से वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, है ना। ये कावेरी नदी भी आपको पता होगा, दक्षिण भारत की नदी कहलाती है, ठीक है, दक्षिण की आपको गंगा भी कहलाती है, ये आपका कावेरी, बूढ़ी गंगा आपका गोदावरी कहलाती है। कंफ्यूजन ना करना, वो लोग सोचेंगे नहीं, बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी और इसके अलावा दक्षिण गंगा कावेरी नदी, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको याद करना। तो कावेरी आपको पता होगा, यहाँ ऑपरेशन चलाया गया था सूडान में भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था सूडान में ऑपरेशन कावेरी।
अगला है मेघदूत, याद रखना है 1984 में सियाचिन विजय पाने के लिए चलाया गया था। जब सियाचिन में युद्ध चल रहा था भारत और पाकिस्तान के मध्य में, तो ऑपरेशन कौन चलाया गया था? मेघदूत चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये आपको याद रखना है। भारतीय सेना के द्वारा ये आपका मेघदूत चलाया गया था ऑपरेशन। सियाचिन में जब युद्ध हो रहा था तो विजय पाने के लिए यही चलाया गया था, मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला ऑपरेशन ऑल आउट, ये कहां पे चलाया गया था? तो ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। जितने भी आतंकवादी है ये पता नहीं कहां पे आपको घुसे रहते हैं, मिलते ही नहीं जल्दी, है ना। ये पाकिस्तानी आतंकी पता नहीं कहां से निकल के आ जाते हैं, ठीक ना। और ये आपको याद रखना जम्मू कश्मीर में इंटर पता नहीं कैसे कर गए, वो भी भारतीय सेना की वर्दी पहन करके आए थे। अब जब उन्होंने गोली जब पर्यटकों पे चलाई तो वो समझ गए थे कि भारतीय सेना ने गोली चला दी है। बाद में पता चला कि आतंकवादी है। तो जब सेना बचाने भी आई तो जितने भी वहां के जो पर्यटक थे वो डर गए कि दोबारा तो पाकिस्तानी नहीं आ गए, दोबारा तो आपका आतंकवादी तो नहीं आ गए, ठीक है। तो इतने वैसे हैं ये लोग, कुछ कहना नहीं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए आपको याद रखना है ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था आतंकवादियों को मारने के लिए, ठीक ना। ऑपरेशन पोलो, ये भी आप लोगों को पढ़ा होगा। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, ठीक ना। हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, ठीक ना। इसको पुलिस बल के द्वारा भारत में आपका विलय करवाया गया था हैदराबाद को, ठीक ना, मिलाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। आपको याद रखना 1948 में ऑपरेशन पोलो, ठीक है। तो हैदराबाद को विलय करने के लिए आपको पॉइंट याद रखना है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है। लिख गया ना सब? ये ऑपरेशन आपको याद रखना है, बाकी भी नए वाले भी है और आगे लिख गया ना सबको। ये है कुछ नए अभी जो अभी चले हुए आपके ऑपरेशन चलाए गए हैं वो देख लाए। बाकी है ऑपरेशन बहुत हमने वो नहीं करवाए, मेन पॉइंट आपको जो याद रखने हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये ऑपरेशन सर्वशक्ति कहां पे चलाया गया? तो आपको याद रखना है भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकियों को साफ करने के लिए, पता नहीं कितना साफ करते हैं ऑपरेशन, तब भी बचे रहते हैं, ठीक ना। अब ये सब कहां पे? एलओसी में रहते हैं ये लोग, ठीक ना। जितने भी संगठन है हुए आपके ये सब एलओसी में रहते हैं, ठीक ना। गुफा बना के घुसे रहते हैं और इनके ऊपर शायद छोड़ने ले गए, ठीक ना, भारत सरकार के द्वारा जितने भी। अब ये है एलओसी भारत के अंदर में, भारत का तो हिस्सा है, ठीक ना, और विवादित स्थल है, ठीक ना। युद्ध होगा तो पहले एलओसी का कब्जा किया जाएगा, देखो बाद में क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है ऑपरेशन, आपको याद रखना सर्वशक्ति चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकियों को साफ करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और ये ऑपरेशन चलाया गया था इंद्रावती हैती। हैती कहां पे? हैती के बारे में उन्होंने बताया था कि हैती कहां पे, हैती कहां पे बताओ। लिख लिख के परेशान ना होना, वो लिखना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया जाता है हैती। हैती, हैती की राजधानी कोई बता सकता है? हैती की राजधानी कोई बता सकता है? भारत की राजधानी तो पता नहीं होगा, पता है? चलो भारत की राजधानी पूछ रहे हैं, भारत की राजधानी पता होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? इससे क्वेश्चन पूछें, बताओ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पता है? हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पता है? हाथी की आप लोगों को हम राजधानी लिख रहे हैं, बताना ढूंढ के लाना, 10 राजधानी हर बार देंगे, आप लोग याद करके लाना है। सीरिया की राजधानी, टोंगो की राजधानी, बेलारूस की राजधानी, इसके अलावा साइप्रस की राजधानी,
इसके अलावा 5 नंबर पर देख लेना है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है राजधानी के बारे में, ठीक ना। किर्गिस्तान की राजधानी, किर्गिस्तान की राजधानी। पूरी वर्ल्ड की राजधानी तो पता ही होंगी, बोलो उनको पता होंगे ना, पता है। तो ये आपको याद रखना है, ये राजधानी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि मध्य एशिया की राजधानी पूछी जाती है, साइप्रस की राजधानी पूछी जाती है, एक बार पूछी गई थी। बेलारूस की राजधानी पूछी जा चुकी है, सीरिया की राजधानी पूछी जा चुकी है, टोंगो की राजधानी पूछी जा सकती है। आपको पूछेगा कौन सी राजधानी किसकी है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला, आप इसके अलावा हमने अभी क्वेश्चन एक पूछा था हैती की, और हैती बताना है। 6 नंबर पर हैती, ये बताना है कि हैती कहाँ पे है, और ये हैती है कहाँ पे। दूसरा पूछा कि हैती राजधानी क्या है। तो ये आपको राजधानी ढूंढ के लाना, लोग अगली बार हमारे पूछेंगे जरूर। तो 10-10 कैपिटल आपको याद करके आना है, ठीक है। तो ये 6 हमने दिए, बाकी हम एक्स्ट्रा वाले अगली बार देंगे, तो हम आपको याद करके आना है। ऑपरेशन कामधेनु, ये आपको पूछेगा कहां पे, तो जम्मू कश्मीर में चलाया गया था मवेशियों और तस्करी गुरुओं के लिए। ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा। और जम्मू कश्मीर के समय सीएम कौन है, उमर अब्दुल्ला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना ऑपरेशन कामधेनु के बारे में, ठीक है। जम्मू कश्मीर मवेशी तस्करी के रोक लगाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ये उत्तराखंड जंगलों में आग को बुझाने के लिए, उत्तराखंड में आग लग गई थी उत्तराखंड के जंगलों में, उसको बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया गया था। यह आपको याद रखना है, कहां पे, उत्तराखंड में चलाया गया था बॉम्बी बकेट। उत्तराखंड में ऑपरेशन चलाया गया था, जंगल में आग लग गई थी उत्तराखंड की, तो ऑपरेशन चलाया गया था बॉम्बी बकेट, ये आपको याद रखना है। और ये दोनों इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन डेविल हंट, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ऑपरेशन डेविल हंट कहां चलाया गया था, तो आपको याद रखना बांग्लादेश में हिंसा से निपटने के लिए बांग्लादेश की सरकार द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था। ये आपको याद रखना है, ताकि उपद्रव जो हो रहा है उसको क्या कर दिया, दबा सके, है ना। उसके लिए डेविल हंट चलाया गया था बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। अब बांग्लादेश के प्रमुख वर्तमान में कौन है, मोहम्मद यूनुस है। कौन है, मोहम्मद यूनुस। बाकी राष्ट्रपति वो दूसरे नाम मात्र के होते हैं वहां के, ठीक है, राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं। तो डेविल हंट याद रखना, बांग्लादेश में हिंसा से निपटने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और लास्ट में ऑपरेशन ब्रह्मा, ये ऑपरेशन अब भी चलाया गया, बिल्कुल ऑपरेशन ब्रह्मा अभी चलाया गया है। जब म्यांमार में भूकंप आया था, तब पीड़ितों को मदद देने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। कहां पे चलाया गया था, म्यांमार में चलाया गया था। तो आपको याद रखना है, म्यांमार में कौन सा चलाया गया था ऑपरेशन, तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद करके लाना है, और ये कैपिटल याद करके लाना है, ठीक है। बाकी अगली बार क्वेश्चन काफी है, अगली बार करवा देंगे आपको। किसी किसी क्वेश्चन पूछना पूछ सकता है। बहुत लोगों को नींद आने लगी हुई, आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही, जल्द से क्या हो, टोंगो, साइप्रस, साइप्रस बेलारूस के नीचे साइप्रस है, किर्गिस्तान और हैती। ये राजधानी याद करना, राजधानी पूरी आपको याद करना है, वर्ल्ड की जितनी भी है, ठीक है। तो 10-10 राजधानी देंगे, आपको पूरी याद करके आना है धीरे धीरे करके। तो ये आपको याद कर लेना, ठीक है। बाकी अगली बार किसी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लेना, बाकी अगली बार।